वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये श्लोक तो हम सभी जगह देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और काफ़ी समय से देखते सुनते पढ़ते आ रहे हैं। हर बच्चे को, हर बड़े को, हर यंगस्टर को ये श्लोक याद है, बट इसका मीनिंग शायद ही किसी को पता हो या बहुत कम लोगों को पता हो। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जो शादी के कार्ड्स होते हैं, हम कोई शुभ कार्य करते हैं, उसमें गणेश जी का श्लोक हम क्यों लिखते हैं या क्यों मंत्र उच्चारण करते हैं इसका? शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि भाई परंपरा कोई चली आ रही है तो उसको हम भी एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं, पर उसके पीछे का कारण हमने शायद कभी जानने की कोशिश नहीं की। आजकल काफ़ी डिप्रेशन चल रहा है, टेंशन रहती है, इसके लिए लोग काफ़ी सारा मेडिकेशन लेते हैं, अलग अलग जगह जाके काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। लेकिन ये वही सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी क्या? क्या आज टेंशन ज़्यादा है, पहले नहीं होती थी क्या? आज ही कमाना पड़ता है, हमें पहले नहीं कमाते थे क्या? क्या आज ही फैमिली है, पहले फैमिली नहीं होती थी क्या? तो टेंशन्स पहले भी होती थी, टेंशन अभी भी हैं, लेकिन आजकल का जो यंगस्टर है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो इतनी हैक्टिक टाइप की हो गई है ना कि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ना काफ़ी मेडिकेशंस लेने पड़ रहे हैं और उस मेडिकेशंस में काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बात यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है, बात ये है कि हमारे वेद में, हमारे ग्रंथों में, हमारी जो एंशियंट चीज़ें हैं उनमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पहले से लिखी गई हैं, बताई गई हैं, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दिया गया है, लेकिन हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। और उन्हीं चीज़ों को साइंटिस्ट ने न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा अलग अलग फ्रेम्स में करके हमें न्यू एक मॉडर्न वे में वापस वही चीज़ हमको दे रहे हैं। तो क्या हम उन एंशिएंट चीज़ों के बारे में थोड़ा सा भी जान सकते हैं क्या? कई बार हम सोचते भी हैं कि ये चीज़ पढ़ो, वो चीज़ पढ़ो, पर हम सोचते हैं कि हाँ क्या ही करेंगे ये सब करके, आ रहा है जो सीधा सीधा करो, जैसे जस्ट यूज़ एंड थ्रो टाइप का। तो लेकिन नहीं, तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो इंडियन संस्कृति है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, वैदिक कल्चर है, इतने सारे वेद पुराण, ऋषि मुनि, सब कुछ लिखा हुआ है। हमने तो शायद पढ़ा भी नहीं है और सोच भी नहीं सकते कि इतना हम पढ़ के याद करें या कुछ समझ सकें। तो बस उसी टॉपिक में हम थोड़ा सा आज बात करेंगे कि जो सब चीज़ें पहले जो चली आ रही हैं वो उनका मॉडर्निफिकेशन कैसे हो गया है, मतलब वो न्यू चीज़ों में कन्वर्ट कैसे हो गई है। सेम चीज़ वो न्यू टाइप से कैसे आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और इसी बातचीत के लिए आज हमारे बीच हैं वैदिक लाइफ कोच शब सत्यार्थी। स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप खुद ही अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए उनकी एंशिएंट चीज़ों के बारे में जानने में। मैं शब सत्यार्थी हूँ, वैदिक लाइफ कोच। अपने कोर्सेज प्रोवाइड करवाती हूँ क्योंकि जो भी कॉमन इश्यूज़ हैं हमारे डेली लाइफ में, डेली ही हम फेस करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, 6 बजे जाना था 8 बजे जा रहे हैं, 7 बजे उठना था 8 बजे उठ रहे हैं, रात में 10 बजे सोना था 12 बजे सो रहे हैं। फिर अगर ओवर द टाइम ये चीज़ होती है तो हमारी जो स्लीप साइकिल अगर डिस्टर्ब होता है तो हमें स्ट्रेस आता है। स्टार्टिंग होती है डार्क सर्कल से, फिर आप ओबेसिटी आएगी, फिर आपको इतना ज़्यादा डायबिटीज़ या कोई एक ऐसी आप डिसीज़ इन्वाइट कर लोगे अपनी बॉडी में जो बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपकी लाइफ में बहुत सारे काम है करने के लिए, डेली आप रोलर कोस्टर में हैं। तो जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं। 10 साल में जो बंदा कुछ और लाइफ जी रहा होता है वो 10 साल बाद कुछ और जीने लगता है एक्चुअली। तो जब हमें लगता है कि इतना ज़्यादा हम कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रेस आप ना कोई भी चीज़ से कर लेते हो कि ये करना था यार, ये नहीं किया, एंड देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड जब आप होते हो तो आपका माइंड काम नहीं होता, और जब माइंड काम नहीं होता है तो आप अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन अपना दूसरों पे निकालते हैं, अपना गुस्सा चिड़चिड़ापन दूसरों पे आ जाता है। हाँ, तो आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो आप दूसरे पे भी पास ऑन सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। द वर्स्ट थिंग कि हम अपने बच्चों पे ट्रांसफर करते हैं। ये बहुत होता है ना। जैसे मैं ऑफिस गई, ऑफिस से आई, अब मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट है और जो भी है, अब मैं घर पे आई हूँ तो ऑलरेडी थकी हुई हूँ। फिर मैं अपने बच्चे को, मेरी 3 दिन से नींद पूरी नहीं हुई, मेरा बच्चा मुझे सिंपल सी चीज़, चलो मम्मी खेलते हैं, पर मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ कि मैं उसको एंजॉय नहीं कर रही हूँ। उस पर चिल्ला देते हैं, चिल्ला रही हूँ, नहीं भी चिल्ला रही हूँ अगर, तो वो स्ट्रेस उसको मेरे फेस पे दिख रहा है, क्योंकि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो आपका फेस और आपकी वाइब महसूस करते हैं। तो जो आप सबसे ख़राब कर रहे हो वो ये है कि यंग जनरेशन जो आपकी है आपके घर में, उनको चिल्ला रहे हो, या आप अपने पेरेंट्स को चिल्ला रहे हो, या ऐसे आसपास के लोग हैं जहाँ पे आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो। दूसरा एक और आउटकम ये होता है कि जब हम फास्ट लाइफ जीते हैं तो हमें लगता है हमने बहुत अचीव कर लिया, देखो मैंने बड़ा घर ले लिया, ये लिया। फिर उसके बाद आता है घमंड
तो दिस इज ऑल ह्यूमन इमोशंस जो आपको स्टेबल नहीं रहने देते। जब आप स्टेबल नहीं रहते हैं ना, तो आप जाने अनजाने, चाहे अनचाहे आसपास के लोगों में नेगेटिविटी फैलाते हैं किसी भी वजह से, तो वो आपकी तरफ फिर पलट कर वापस आते हैं। जैसे हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जानते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट है, राइट? आई डोंट नो कि बटरफ्लाई इफेक्ट जैसे आपको पता है या नहीं, बट लेट मी टेल यू कि अगर जैसे हम कोई एक सिचुएशन है, उसमें हमारा एक एक्शन है, मुझे यहाँ जाना है, मैं नहीं गई, ठीक है, तो जब मैं नहीं गई तो उसके कुछ काउंटर एक्शंस होते हैं। नहीं गई तो ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा, चली गई तो ये होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, फिर वो आउटकम आपके पास में पलट के वापस आएगा, क्योंकि उससे आपकी लाइफ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो यहाँ हम जो भी इनवाइट कर रहे हैं, उसको कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं कि अगर मैं घर आऊँ तो मुझे पता हो कि भाई मेरा बच्चा है, तो मुझे उसको ये नहीं करना। इतनी अवेयरनेस चाहिए। वो अवेयरनेस आपको किससे मिलती है? पिल्स खाने से नहीं मिलती है ना, वो आपको मिलती है आप अपने आप को कनेक्ट करें। तो जब हम योगा करते हैं, जो आज की डेट में जिसको योग बोलते हैं, दिस इज़ नॉट योग एक्चुअली। तो योग का जो मूल है वो है कि आपकी जितनी भी वृत्तियां हैं, मतलब जितने भी आपके थॉट्स हैं, दिस शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। अगर मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तो मैं दूसरों को भी डिलीवर कर पाऊंगी कि मैं क्या हूँ। तो आई विल बी अ बेटर पर्सन, जो मेरे लिए अच्छा है, जो दूसरे के लिए अच्छा है। कल को मेरा बच्चा मुझे नफ़रत नहीं करेगा या मुझसे अलग अपनी लाइफ नहीं बनाएगा या आप पिछली जनरेशन हो, ऐसा नहीं बोलेगा। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ आवर नीड। अगर ये मैंने फीमेल के लिए बोला, दिस इज सेम थिंग वी कैन इम्प्लीमेंट टू मेल्स एज वेल। उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा टारगेट्स होते हैं, घर बनाना है, बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, स्टेटस मेंटेन करना है, कार कौन सी लेना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम भाग रहे हैं। अभी का जो इंदौर है, रेस में भाग रहे हैं। हाँ, पता मतलब भी नहीं है रेस क्या है, लेकिन फिर भी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हाँ, एक इन्फ्लुएंसर है, उसको चाहिए ज़्यादा लाइक। अगर मान लो कि 500 लाइक से अगर 400 भी हुए ना, तो उसी स्ट्रेस में परेशान हो जाए। ये चीज़ बहुत होती है। यदि कोई ने एक नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया, उसने एक वीडियो रील पोस्ट कर दी, वो दिन में 10 बार ये देख लेगा इस पे कितने व्यूज़ आए, इस पे कितने लाइक्स आ गए, मेरी स्टोरी किसने लाइक की, किसने देखी। मतलब एक स्ट्रेस हो जाता है एक्चुअली में, होता है ये। भले ही उसको पता है कि भाई मैं नहीं हूँ सेलिब्रिटी, लेकिन वो एक उसको मन में रहता है कि यार मैंने वीडियो पोस्ट की है, तो रील पोस्ट की है, तो व्यूज़ आ जाएं। राइट। तो ये जो व्यूज़ है, इससे आपको वैलिडेशन मिल रहा है कि हाँ, इतने लोगों ने मुझे लाइक किया, इतने लोगों ने मुझे पसंद किया, यस नाउ आई एम अ सेलिब्रिटी। एक तरह से ना फेक आइडेंटिफिकेशन मिल रही है हमें, एक फेक सेलिब्रिटी जो बोलते हैं, हम अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं इन सब चीज़ों से। एक्चुअली में हम हैं कुछ भी नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें करके हमें लग रहा है कि हम दुनिया के नज़रों में एक सेलिब्रिटी हैं। तो वो भी एक हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको सब लाइफ में मिला हुआ है। अब आपको एक रेलेवेंसी बता रही हूँ। 2013 में एक मूवी आई थी, आशिकी 2। ठीक है। आशिकी 2 में एक कपल था, बंदी भी बहुत अच्छी, बंदा भी बहुत अच्छा, कोई गेम नहीं खेल रहे थे, एक दूसरे को चीट नहीं कर रहे थे, बट अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे। देन ही अल्टीमेटली कमिट सुसाइड सो दैट गर्ल कैन बी लिव हर लाइफ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थी कि वो छोड़ नहीं पा रही थी उसको। बट जब आप ये मूवी देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि क्या प्रॉब्लम थी यार, ऐसा प्यार तो इंसान को मिलता नहीं है, अगर मिल गया है तो उसके अलावा और आपको क्या चाहिए। वो अपनी बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ पा रहा था, इस वजह से वो अफेक्ट हो रही थी, और वो उसको नहीं छोड़ पा रही थी, इसलिए वो अफेक्ट हो रही थी, और इन दोनों चीज़ों की वजह से वो दोनों अफेक्ट हो रहे थे, और एट लास्ट उन दोनों को ही कुछ भी नहीं मिला। अब हमने देखा, हमें वो मूवी बहुत पसंद आई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रही थी। पर इसका सॉल्यूशन क्या है कि स्लीपिंग पिल्स ले लें, डॉक्टर के पास में चले जाएं, जाके रो लें। रोना इज अ सॉल्यूशन। रोना ये होता है यदि कुछ बुरा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, रोना आ रहा है, तो यदि रोना आ रहा है ना मन में, तो रो लेना चाहिए। भले चुपचाप जाके अलग से रो लो, थोड़ा रोने से थोड़ा सा नहीं, सबके सामने फील फ्री होता है। कोई आपको आजकल उसके लिए जज नहीं करता, लेकिन बार बार रोना और रोते रहना, देन अगेन यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, है ना। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरी प्रॉब्लम्स है हमारी डेली लाइफ की, सुबह से लेके रात तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ओवर द टाइम जो हमको एक बेटर पर्सन बनाने की बजाय बोझ बना दे रही है, राइट। हम अपने आप से हार जाते हैं, अपने आप से ही परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत पहले बता दी गई हैं।
अब हम इसकी जिसकी बात करें, अगर मैं आपको बोलूं, इसको हम बोलते हैं असंग। जब आप किसी के लिए इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो किसी की लाइफ में कि उसका होना आपके लिए इतना ज़रूरी है जितनी ज़्यादा सांस, राइट? तो यू आर नॉट लविंग देम, यू आर एडिक्टेड टू देम, और एडिक्शन इज़ नॉट गुड। तो एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे? उसके लिए भगवद गीता बोलती है कि आपकी जो प्रीति है वो असंग में, यानी आपका जो संग है वो आपका इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए या किसी भी कोई भी पोजीशन के लिए आप उस पॉइंट के आगे बढ़ जाओ। इसको थोड़ा ना, क्योंकि प्रॉब्लम मॉडर्न है तो सॉल्यूशन भी मॉडर्न है। आपको एडिक्शन ना हो उसका क्या सॉल्यूशन होता है कि आप अवेयर रहते हो। अगर मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ और मुझे पता है कि इस बंदे का प्लस ये है, इस बंदे का माइनस ये है, तो क्या मैं उसके लिए एडिक्ट होंगी? एक टाइम पे नहीं, बट एक टाइम बाद होने लगता है। वी इग्नोर दैट, है ना, जो नेगेटिविटी है उसको इग्नोर कर। तो जब आप डेली योगा करते हो ना, 15 मिनट का जो आप प्राणायाम करते हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप से अवेयर होते हैं और आप ये खुद को बताते हैं अपने आप कि को देखो, महसूस करते हाँ, हैं। यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे ये गलत है, इसके आगे गलत। या ये ना मेरी भलाई कर रहा है ना दूसरे की भलाई कर रहा है। अब जो हम ये जो सॉल्यूशन है ये आपको कोई डॉक्टर या कोई भी जो भी मूवी या कोई भी बुक ये सब ये नहीं देगी। जो बुक्स भी लिखी जा रही हैं आजकल, जितनी भी मोटिवेशनल बुक्स हैं या जो भी हैं, वो बहुत अच्छा कंटेंट है, पर इन दी एंड जब मैं उनको पढ़ती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन विन, बहुत फेमस बुक, बहुत फेमस है ना, जीत आपकी। जीत आपकी। अब वो जीत आपकी में जो वो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो जीतने वाले हैं वो कुछ अलग नहीं करते, सेम प्रॉब्लम आती है, सेम समस्याएं उनकी लाइफ में है, दे डील विद डिफरेंटली। उनका काम वही बना रहता है बिकॉज दे नो कि ये ऐसे ऐसे करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो जो नॉलेज है ना वो आपको यहाँ से मिलेगा। अभी आपको मैं भगवद गीता का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक श्लोक का। सबको पता है अर्जुन थे, है ना, हाँ। सेम समस्या थी, परेशान थे, हथियार डाल के पीछे बैठ गए थे, सबको मालूम है। भगवान कृष्ण ने कहाँ से पिक किया उनको? उन्होंने ये नहीं बोला कि चल यार गले लगा लेता हूँ, चल ठीक है, बहुत तकलीफ है, उन्हें दिख रहा था कि ये सब कुछ गलत था, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में आया कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, ये तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे करूँ। राइट। और अर्जुन को सब भूल गया कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, उनके अपने साथ क्या हुआ था, और अगर वो नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, सब भूल गए, सब भूल गए। उन्हें बस ये दिख रहा था ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनके सामने कैसे शस्त्र उठा लूँ। हाँ, तो ये जो चीज़ थी, सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में कईयों बार आती है। थोड़ा इंटेंस नहीं हो, मतलब इतना लाइफ एंड डेथ ना हो, लेकिन स्ट्रगल बहुत आता है। मेरा फादर है, मेरी मदर है, मेरे सिबलिंग्स हैं, तो मैं और मुझे अपनी लाइफ भी जीनी है, राइट, पर मैं कहीं ना कहीं लॉस्ट हूँ, क्योंकि मुझे अपने फादर को भी खुश रखना है, अपनी मदर को भी खुश रखना है, अपने सिबलिंग्स को भी खुश रखना है। तो यहाँ मैं स्ट्रगल करती रहती हूँ और मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मुझे क्या करना है, तो मैं कुछ और कर देती हूँ और उससे और गलत हो जाता है ना। तो यहाँ अगर इस सिचुएशन को देखें तो क्लैरिटी चाहिए आपको, रिलेशनशिप की क्लैरिटी, कहाँ क्या करना सही है, किसके साथ क्या करना सही नहीं है। ये नॉलेज कहाँ से आएगा? एजुकेशन स्कूल की नहीं देगी आपको, ये आपको स्क्रिप्चर्स देंगे। वहाँ पर वो पूरा चैनल करते हैं कि वो लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, वो कहाँ तक जाके आपके लिए बेनिफिशियल है और कहाँ तक जाके आपकी जो प्रेफरेंस है वो पूरे लोगों की प्रेफरेंस से टकरा रही है, जो कि अंत में आके आपको ही परेशान करेगी। लोग एक्चुअली अपनी लाइन नहीं समझ पाते कि हमें इस लाइन के आगे जाएंगे तो ये सामने वाले के लिए भी गलत होगा, हमारे लिए भी गलत होगा। उस लाइन को नहीं पहचान पाते, वो इसलिए नहीं शायद पहचान पाते क्योंकि वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। Right. वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो एक्चुअली में चाह क्या रहे हैं। Right. उन्हें चाहिए क्या, चाहिए उन्हें कुछ और, लेकिन वो लोगों को देख के कहीं और दौड़े चले जा रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, तो हम भी वैसा करें तो हम भी वैसे अच्छे बन जाएंगे। मतलब एक थिंकिंग होती है लोगों की, और इसी वजह से शायद डिप्रेशन, टेंशन, ये सब चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं आजकल। और फिर जब आप 40 हिट करते हैं, 20 साल तक तो ठीक है, बहुत अच्छा है, 40 के बाद में आपको आपकी गलतियां याद आती हैं। ये चीज़ बहुत होती है कि उस टाइम यार ऐसा क्यों किया, उस टाइम वैसा क्यों किया, उस टाइम ऐसा नहीं करना था ना यार, इतने बेवकूफ़ कैसे थे हम, क्यों किया यार, इतने बेवकूफ़ थे क्या। रिलेशनशिप को ले लो आप, आपके कैरियर के डिसीजंस को ले लो,
आप जहाँ पर आज स्टैंड करते हो अपनी लाइफ में उसको लो। इसमें कई हमने मिस्टेक्स की होती हैं, तो हम उन्हीं मिस्टेक्स को ना हम हॉन्ट करते रहते हैं पूरे टाइम, सोचते रहते हैं, सोचते उससे रहते केवल हैं। रिग्रेट करते हैं। ये नहीं पता, जब रिग्रेशन माइंड में आ जाता है ना कि ये यार वो टाइम पे वो चीज़ क्यों नहीं की होती तो आज कुछ और होता ना, या वो नहीं की होती तो आज कुछ और होता ना। ये रिग्रेट जब मन में आ जाता है, इंसान को ना वो पूरी तरीके से ख़त्म करने में लग जाता है। हाँ। इंसान कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो सोच के जो उसका प्रेजेंट है ना, वो उसको ख़राब करता है कहीं ना कहीं। राइट। तो अब ये जो समस्या, इतनी समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमारे पास में, हम बहुत सॉल्यूशन भी ढूंढ लें, लेकिन इन दी एंड वी आर द सॉल्यूशन। हमें हमारे अंदर ही सॉल्यूशन खोजना है। वो कैसे होगा? लोग अब क्या करते हैं, जैसे आपने श्लोक पढ़ा है ना, वक्रतुंड महाकाय, आपने बोला कि ये श्लोक पता है लेकिन इसकी मीनिंग नहीं पता। अब अगर मैंने कुछ पढ़ा और मुझे उसकी मीनिंग नहीं पता, तो मैं उसको क्या इमोशनली वहाँ डिलीवर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, है ना। मेरे फादर हैं या मेरी मदर हैं, तो मेरा उनसे बरसों का इमोशनल कनेक्शन है, या मेरी डॉटर है तो मेरा उससे बरसों का इमोशनल कनेक्शन है, तो मैं उसके लिए अलग फील कर रही हूँ। पर कोई स्ट्रेंजर के लिए आई एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा फील करूँगी, पर क्या एक पॉइंट के बाद में जाके उसके बारे में सोच पाऊँगी क्या? नहीं। तो जब आप इमोशनली किसी श्लोक से कनेक्टेड नहीं हैं, तो आप जो भी डिलीवर कर रहे हैं, जो भी आप अपने आप को सिखा रहे हैं, वो पूरा नहीं होगा। हमने बस सुन लिया कि ऐसा बोलना है, हमने आगे जाके बोल दिया, हमें पता नहीं हम क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। जब हमें पता होगा तभी तो हम उसको समझ के बोल पाएंगे और उसको फील कर पाएंगे एक्चुअली उस चीज़ को। हाँ, बहुत सारे मिसिंग लिंक हैं। जैसे प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारा आज का रेलेवेंसी जिसके बारे में हम बात करें, अदरवाइज ये रेलेवेंट ही नहीं है। हमारी प्रॉब्लम से डेली लाइफ की प्रॉब्लम, हाउ कैन वी मेक इट बेटर? ये ग्रंथों को पढ़कर। सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, है ना, नहीं है पॉसिबल। तो जो हमारे काम का ग्रंथ है उसको उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे। ज़्यादातर भगवद गीता पढ़ते हैं लोग, ठीक है। अब भगवद गीता में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि अर्जुन को एक डिलेमा था और उसको भगवान कृष्ण ने सॉर्ट आउट किया, पर उनका सॉर्ट आउट करने का तरीका बहुत अलग था, हमसे बहुत अलग था, जो जैसे हम करते उससे बहुत अलग था। तो आपको श्लोक समझने पड़ेंगे। अब संस्कृत में अगर आप मान लो कि ट्रांसलेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम सब हिंदी जानते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशंस आते पढ़ रहे हैं, हाँ। तो अब जो श्लोक है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है जो मैं हमेशा देती हूँ, कि श्लोक ये कह रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पर ग्लानि बोल रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, राइट। तो ग्लानि वर्ड है, जब भी आप इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको ग्लानि में ग्लानि ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई नहीं समझता इसको, उसमें मिलेगा हानि। हानि, इतना डिफरेंस? इट इज़। तो अब ये जो हानि है और ग्लानि है, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। मीनिंग ही चेंज हो गया और श्लोक का मीनिंग चेंज हो गया। श्लोक का मीनिंग चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे आपने जो समझा, ये इतना ज़्यादा इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण आते हैं, मतलब ये सिचुएशन आती है तो आते हैं। पर श्लोक का गहरा मीनिंग क्या है? व्हेन वी से अभ्युत्थानम ना, तो हम उत्थान बोल रहे हैं, उत्थान मतलब प्रोग्रेस। अभ्युत्थानम इज वैसा उत्थान जो कि हमको पसंद आ रहा है। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ें बढ़ें, क्योंकि गलत चीज़ें करके ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, ब्राइबरी देके ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे को एक्सप्लॉइट करके ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम हमारी आत्मा को मारते हैं कि यार अगर उसने किया है और उसको ये चीज़ मिल गई है, तो मुझे सिर्फ अपनी आत्मा को ही तो मारना है। वहाँ पे अपनी आत्मा की आवाज़ मत सुनो, जो वो कर रहे हैं वो करो, हमें भी वो मिल जाता है, ठीक है, वी पे द प्राइस। ये है अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट है वो जो कि ट्रांसलेशन में बताई जाती है उससे। दूसरा चीज़, चैंटिंग जब हम करते हैं, मतलब ये मैंने आपको इसलिए बताया एग्जाम्पल कि जब हम कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, जैसे भगवद गीता पढ़ रहे हैं, लेट्स नॉट रीड इट इन हिंदी, क्योंकि जब हम हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको मूल जो है वो नहीं आएगा, उसकी बजाय कुछ और आ जाएगा। हम तो वही समझेंगे जो उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया है। हाँ, तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द इंक्वायरीज या स्टूडेंट्स जब मुझे ज्वाइन करते हैं, तो उनका पर्पज़ ये होता है कि हमको ओरिजिनल पढ़ना है स्क्रिप्चर। तो जब मैं उनको ट्रांसलेट करके बताती हूँ तो वो बोलते हैं हम 10 साल से इस श्लोक को गलत समझ रहे थे। करेक्ट, क्योंकि वो उनके लिए एक तरीके का दे फील लाइक चीटेड, जबकि जो ट्रांसलेशन कर रहा है उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, उसने अपनी समझ के हिसाब से किया, तो उसका कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन ये आपका अपना ये है, कभी भी
इट्स नॉट संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज जिसमें कोई भी इतना गहरा स्क्रिप्चर लिखा गया हो, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उसको उसमें जो उसकी ओरिजिनल जो लैंग्वेज है उसमें ही पढ़ें। और अगर एंशियंट हमको वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं तो वो सब संस्कृत में है, तो यू मस्ट लर्न संस्कृत अगर आपको वो चीज़ों को समझना है। नहीं तो आप भावार्थ समझेंगे और थोड़े टाइम बाद में आपको एक हिट आएगा कि ऐसा जो मैं समझ रहा था ये तो सही नहीं था, तो आपको लगेगा कि इतना सारा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, राइट। तो क्या जो हम 9th 10th तक जो नॉर्मल हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे भी मतलब जैसे हम पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, समझ सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 10th तक हमने जितनी संस्कृत पढ़ी है उसमें इतना तो हमको समझ में आ गया कि इस चीज़ का मीन क्या है, इतना तो समझ में आ जाता है थोड़ा सा। हाँ, आपको भगवद गीता के अर्थ तो समझ में आ जाए। टाइम के साथ हम भूल जाते हैं वो चीज़, क्योंकि संस्कृत पढ़े हुए भी 10th के बाद कोई पढ़ता नहीं है, वो भी इसलिए पढ़ते हैं 10th तक कि मार्क्स मिलने हैं इसलिए, Right. उसके बाद कोई नहीं पढ़ता। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपने वेद देखते हैं, पूजा पाठ में चीज़ें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है अरे इस वर्ड का मीन वो था, इस वर्ड का मीनिंग वो था, अब इसका मिला के मीनिंग ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं हम टूटा फूटा ही सही हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और आप क्योंकि अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ये गहरा अर्थ भले समझ में ना आए, लेकिन हमने संस्कृत अगर स्कूल में पढ़ी है ना और याद है तो समझ आ जाता है। अगेन लेकिन एक प्रॉब्लम आती है लोगों को कि आपने जो भी पढ़ा श्लोक, भगवत गीता का श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ समझ में आया, पर संधि करने में प्रॉब्लम आती है। इतने लंबे रहेंगे आपके जो पद हैं वर्ड, हाँ, कि आपको उसको समझने में बहुत परेशानी होगी। भगवत गीता में ये चैलेंज सभी को आता है, तो वो उसको ब्रेक करते हैं। अब जो ब्रेक है ना, गलत नहीं होना चाहिए अगर इधर का वर्ड इधर थोड़ा सा भी गया तो वो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा उसका। और ये मैं भगवत गीता के लेवल की बात कर रही हूँ, जो संस्कृत का एक अलग लेवल है। संस्कृत के 3 लेवल हैं एक्चुअली। अच्छा। एक है मॉडर्न संस्कृत, जो कि हम आजकल बोलते हैं, जैसे अहम चायम पिबामी, मैं चाय पी रही हूँ। पठती, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। अहम पठामी समथिंग ऐसा कुछ था ना। तो मैं पढ़ रही हूँ तीतांति सीताथामी वामा। करेक्ट, यू गॉट इट राइट। अब इसमें चाय जो है ना, ये हमने कहीं और से अडॉप्ट कर लिया। हाँ, ये मॉडर्न संस्कृत है। ये हाँ, बस यान है ना, ये भी हमने कहीं और से अडॉप्ट कर लिया, मिक्स कर दिया। यस, तो जैसे हमने हिंदी इंग्लिश को मिक्स किया है, वैसे ही हमने हिंदी और संस्कृत को मिक्स करके वो अलग ही बना दिया। हाँ, अब जैसे नॉर्मल हिंदौर में जब हम किसी के मुंह से सुनते हैं तो मैं ना मार्केट जा रहा हूँ। एक्चुअली व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग को हम कैसे बोलते हैं और हम यूज़ कैसे करते हैं, जिससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है ना। तो जब इंग्लिश में कोई बंदा आएगा, जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं ये आपको बताना चाहती थी कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, यूएस से आते हैं। अब वो बेचारे हिंदी सीखे हुए हैं, बहुत मेहनत करके सीखी है, लेकिन यहाँ आके जब वो हिंदी यूज़ करते हैं तो वो हिंदी किसी को समझ में नहीं आती। वो एकदम ग्राउंड लेवल वाली जो हिंदी शुरू वाली थी वो यूज़ करते होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, क्योंकि उन्हें तो वही सिखाई गई है, और हमारी हिंदी कुछ और ही है अभी। हाँ, तो मैं इसमें समर्थ नहीं हूँ। अगर मैं इस भाषा में आपसे बात करूँगी तो आप कुछ अजीब लगेगा कि ये भाई कहाँ से आ गए हो, डायनासोर्स के ज़माने के। ये जो स्ट्रगल है उसमें संस्कृत कहाँ फिट हो रही है कि इट्स जस्ट अ टूल कि हमें समझना है। तो मॉडर्न संस्कृत इज समथिंग जो कि हम कम्युनिकेट करते हैं। ग्रंथ जो आप बात कर रहे हैं भगवद गीता, दैट बिलोंग्स टू लौकिक या क्लासिकल संस्कृत। इसमें आप जो आपने स्कूल में पढ़ा है वो आपको प्लस करेगा, लेकिन कई ऐसे वोकेबलरी है जो आपको लौकिक संस्कृत में ग्रामर में नहीं पढ़ाए होंगे। तो हम अपने चीज़ों में कैसे यूज़ करें संस्कृत को, मतलब जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको? संस्कृत क्यों यूज़ करना? संस्कृत तो भाषा है। आप जो स्क्रिप्चर्स हैं है ना, उसकी जो टीचिंग्स है उसको यूज़ करिए, क्योंकि वो हम अभी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं अनासक्ति योग की। अनासक्ति योग गीता की टीचिंग है, राइट? सब लोगों को गीता पता है। अनासक्त कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे छोटे एक्सरसाइज होते हैं, जैसे आप ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ब्रीदिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक सांस से डीप ब्रीदिंग ले लेते हैं क्या? नहीं ना, धीरे धीरे करते हैं, करेक्ट। तो एवरीथिंग कम्स विद प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ओवर द टाइम आपको वो जो आपकी जो सांस है वो अंदर तक जाएगी और आपके लंग्स ओपन होंगे, आपके जो भी अंदर की जो भी टॉक्सिन्स है वो निकलेंगे। ये
ब्रीदिंग का साइंस है, लेकिन ब्रीदिंग का एक और साइंस है कि वो आपको आपकी जो इनर बॉडी है उसको भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो द मोमेंट यू होल्ड अपनी ब्रीथ, उतने में आपकी इनर बॉडी एक्टिव हो जाती है। जैसे माइंड के 3 हिस्से हैं, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, है ना। सबकॉन्शियस कोई एक्टिव नहीं कर पा रहा है क्योंकि कॉन्शियस ही नहीं है, करेक्ट। तो तीसरा अनकॉन्शियस कहाँ से करेंगे, देयर इज थर्ड पार्ट। तो आप यहाँ पर ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो और सबकॉन्शियस तो हमारा ऑलरेडी है, आप थोड़ा बताएंगे थोड़ा सबको सबकॉन्शियस इन सब के बारे में? एक्चुअली हिंदी में हम इसको बोलते हैं 3 हिस्से हैं, अचेतन, चेतन, अवचेतन। अवचेतन। तो जो अचेतन है वो हमारा अनकॉन्शियस है, वो जो हमारे बहुत पहले का हमारी सोल की जो जर्नी, इंट्यूशंस वाला नहीं, वो आपने इनलॉक अपने आपका वो अनलॉक हुआ ही नहीं। अच्छा। इट्स समथिंग दैट इज डीप देयर, बरीड देयर, हमें पता नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है सबकॉन्शियस, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं ना बचपन से इस जन्म में, है ना, तो उसका सारा कुछ जो डीप जो मेमोरी है वो आपकी जाके सबकॉन्शियस अपने आप स्टोर हो जाएगी, आप चाहो या मत चाहो। तो वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है लॉन्ग टर्म में, आपकी थॉट प्रोसेस बिल्ड करती है। इसलिए आप देखोगे कि ऐसे फैमिली जिसमें कि पेरेंट्स बहुत झगड़ा कर रहे हैं, बच्चा जब वो बड़ा होता है उसको मैरिज में विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने शुरू से वही देखा है। हाँ, फिर तो अगर सबकॉन्शियस में आ गया कि नहीं ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को करेंगे तो ऐसा ही होगा। यस। और अगर किसी ने देखा कि मेरे फादर मेरी मदर से बिहेव सही नहीं कर रहे हैं, तो वो बड़ा होके वही सीखेगा, क्योंकि ये उसका सबकॉन्शियस में जा रहा है, जो वो देख रहा है। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, 20-30 साल में आप अपना कैरेक्टर अपनी चॉइसेस के थ्रू चेंज करते हैं, बट स्टिल योर दैट मेमोरी इज स्टिल देयर ना। शुरू से हम जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, जो चीज़ें देखेंगे वही हम बनेंगे। ये चीज़ें हमें वही चीज़ें सही लगेंगी भले ही वो चीज़ें गलत हों। हाँ। यदि हम घर में लड़ाई झगड़े देखेंगे तो हमें वो चीज़ सही लगेगी, यदि हम घर में अपनापन प्यार देखेंगे तो हमें बाहर भी वो चीज़ें सही लगेंगी। तो जब हम इन चीज़ों को ये करते हैं, जो आपका सबकॉन्शियस है वो स्टोर कर रहा है, और जो आपका कॉन्शियस है वो एकदम पहले वाला है। यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आपकी कोई कोर मेमोरी नहीं बन रही है इसमें। तो डेली में आप 50 लोगों से मिल रहे हैं, 50 लोगों से मिलके आप ये करें, आप सबको याद नहीं रखते। इन दी एंड ऑफ द डे आपको कोई एक ही 2 बंदा याद रहता है कि यार इसके साथ जिसे आपको याद रखना रहता है, वो अपने आप याद रह जाता है, और वो फिर यहाँ पे स्टोर हो जाता है आपके सबकॉन्शियस में। तो ये कुछ ऐसा चैनल है जिसको कि आप चाहो भी तो लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई, दिस इज ऑल मेंशन्ड ऑलरेडी इन आवर दर्शन ग्रंथ, जो कि हमारी फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी। जो बहुत सारे इंडियन फिलॉसफी करना चाहते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता है। कैसे इसको इवोक कर सकते हैं, जब आप योग करते हैं तो ये अपने आप इवोक होता है, आपकी सबकॉन्शियस भी आपका क्लीन होता है। आजकल लोग योग के नाम पे भी मतलब कुछ तो भी कर रहे हैं, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है लोगों को। योग जो होता है वो एक अलग ही चीज़ है, लेकिन जो आजकल लोग कर रहे हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। योग नॉर्मली जब आप किसी को बोलोगे कि मैं योगा ट्रेनर हूँ, तो वो आपको ना वो सिखाएंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्चुअली योग के नाम पे ना एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग। योग होता है, मेडिकेशन भी आ जाता है उसमें, पूरा मेडिटेशन, अपने आप को मतलब महसूस करना पूरा कि हाँ ये चल रहा है हमारे अंदर। लेकिन आजकल वो अलग ही एक्सरसाइज, ऐसा लग रहा है जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। यस, क्योंकि स्ट्रेच नहीं हो रही ना बॉडी, तो पहला चैलेंज तो वही है। अगर मैं चेयर से उठ रही हूँ तो मेरा बैक पेन हो रहा है, तो लोगों को तो पहले लोगों की जो प्रॉब्लम्स आएगी ना, सॉल्यूशंस भी वैसे ही आएंगे। उसमें योगा ट्रेनर का भी कोई उसमें दोष नहीं है, क्योंकि मैं अपने शरीर से आगे तो बढ़ूँ तो मैं अपना मन कंट्रोल करूँगी, है ना। मेरी मेंटल हेल्थ तो बात की चीज़ है, मेरी फिजिकल हेल्थ सबसे पहली चीज़ है। दोनों कनेक्टेड ज़रूर हैं। जब आप जिसकी आप बात कर रहे हो वो आसन है एक्चुअली, जो आप बोल रहे हो है वो आसन, वो जो योग के आसन है जिसमें कि आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं। लेकिन जो आपकी जो बॉडी है या जो भी आपका फिजिकल प्रेजेंस है, वो आपके मेंटल स्टेट उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है। यदि कोई योग स्टार्ट करना चाहे तो उसे मेन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को मतलब उसे देखना चाहिए कि ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है योग करते टाइम? जैसे कि कई लोग जैसे सुबह स्पेशली योग करते हैं, बताया जाता है कि सुबह सुबह उठ के खुली हवा में योग करो,
बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि वो जल्दबाजी में योग करते हैं कुछ लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो उस टाइप से जल्दी जल्दी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी करने से हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। फास्ट योग की बात, अच्छा वो आप आसनों की बात कर रहे हैं? जैसे मान लो हम सूर्य नमस्कार को ले लें, सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स हैं, तो कई कई लोग बिल्कुल आराम आराम से करते हैं, समझ समझ के महसूस करके। कई लोग जैसे कि हम बड़े बड़े उसमें जाते हैं सेमिनार्स में, वहाँ पे कराते, सब सेमिनार्स में नहीं बट मोस्टली ऐसा होता है कि वहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं योग, हाँ, वो स्पीड फास्ट करते हैं। स्पीड फास्ट। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। आप कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन जो सजेशन है जिसको योग सूत्र में, एक्चुअली ये पूरा कॉन्सेप्ट योग दर्शन से आया है। 6 दर्शन है हमारे यहाँ, योग दर्शन उसमें से एक है, बहुत फेमस है। अच्छा। पातंजलि योग दर्शन, महर्षि पतंजलि का दिया हुआ, उसमें सूत्र है। तो जो आप बात कर रहे हो आसन की, उसके बारे में बोला गया है कि स्थिर सुखम आसनम, मतलब यदि आपका जो आसन है, आप बैठे हो, अगर वो सुख ही नहीं है, मतलब अगर आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो वो आसन नहीं है। आसन नहीं है। और स्थिर होना चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस। जहाँ आप बैठे हो वो आप कंफर्टेबल फील करो उस जगह को, आपको ऐसा ना लगे कि ऐसे हो जाऊं वैसे हो जाऊं, आप आरामदायक बैठ सको, उसके बाद ही कुछ आगे का प्रोसेस हो उसमें। हाँ। उस चीज़ को आसन कहेंगे। हाँ, मैं कहीं पर भी बैठी हूँ, योग भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने बोला खुले में करना चाहिए, यस, ये हम प्रोवाइड करते हैं, पर एक्चुअली बिगनर लेवल पे आप ये करो। बाद में जो आपका फोकस होना चाहिए, जिसके लिए योग है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना, जब आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो ही यूज़फुल है, वरना यूज़फुल नहीं है ना। तो मेरे पास में अगर 10 लोग चिल्ला रहे हैं और अगर मैं वहाँ पे योग करने में सक्सेसफुल हो जाती हूँ, तो मेरा योग सिद्ध है, वरना नहीं है। नहीं है। राइट? तो ये कैसे होगा? जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे इस चीज़ से, एक जगह पे चले गए, नेचर पे चले गए, नेचर में आप अपने आप से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं, पानी बह रहा है, ये हो रहा है, बिकॉज दैट इज़ नेचर, दैट आपको और कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में जाके बैठ जाइए, गुरुद्वारे में जाके बैठ जाइए, तो वो आपको अपने आप पीस देगा। पर जब आप ऑफिस में हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का, ब्रीदिंग 2 से 3 बार डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। यू डोंट हैव टू डू इट इन अ सर्टेन वे, सर्टेन प्रोसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपको उनको बंद करके ताले लगा के नहीं करना है, आपको उनको बैठ के पाठ भी नहीं करना है, बिकॉज आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो आपका ज्ञान कोरा ज्ञान है। जैसे कि योग हमारा एंशिएंट है, पुरानी चीज़ें हैं ये सब, उसको एक न्यू मॉडर्न तरीके से योगा करके विदेशों में प्रचार प्रसार करके काफ़ी हमारे इंडिया में ही वापस हम पे लागू किया गया, जबकि चीज़ हमारी ही थी, हम भूल चुके थे उस चीज़ को, लेकिन वापस वही चीज़ मॉडर्न तरीके से की तो लोगों ने अपनाई वो चीज़। तो हम ऐसी और क्या चीज़ें हैं हमारी वेदों में जो हम उनको अपना सकते हैं हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में? वेद में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो सामवेद है वो आपको म्यूज़िक सिखाएगा। ओके। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको म्यूज़िक पसंद ना हो। हाँ। अच्छा, सॉफ्ट, वेस्टर्न, क्लासिकल, जो भी है, सुन के आप अपने आप को हील करते हो। ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं, है ना। पेरेंटिंग, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल, यंग पेरेंट बहुत स्ट्रगल फील करते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट वेद में आया है कि आपकी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए जिससे आप बच्चे को ये करेंगे। मैं आपको एक कॉमन स्ट्रगल बता रही हूँ। बच्चा 5 साल का है, वो चाहता है चॉकलेट दे, पिज़्ज़ा ले, ठीक है। पेरेंट्स को प्रॉब्लम ये हो रही है कि जॉब पे जाना है, टाइम नहीं है, पैसा है, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, दे देते हैं। लॉन्ग टर्म में बच्चे की हेल्थ सफ़र कर रही है, ठीक है। अब बच्चा 16 साल का है, वो बोल रहा है मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, उसको आदत हो गई है। 16 साल के बच्चे को आप मना नहीं कर सकते। पिज़्ज़ा खा खा के उसकी हेल्थ ख़राब हो गई है, मोटा हो गया है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं मत खिलाओ, घर का खाना खिलाओ। टाइम अभी भी नहीं है आपके पास में, क्योंकि नहीं कर पा रहे और हैं। अब वो सुनेगा भी नहीं, और अब वो सुन नहीं रहा है आपकी, क्योंकि जब सुनता तब आपने कुछ सुनाया नहीं उसे। यस। तो जो 5 साल का बच्चा, उसको डांट के करें क्या? नहीं, तेरे को पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा करें क्या? नहीं। मॉडर्न पेरेंट क्या करते हैं, घर पे पिज़्ज़ा बना देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड सॉल्यूशन, है ना। जो वेद है उसमें कैसा होता है कि पेरेंटिंग में उन्होंने आपको टिप्स दिए हैं कि आपको ऐसे पेरेंटिंग करनी है।
मतलब मम्मी और पापा दोनों को ही मिलके पेरेंटिंग करनी होती है। ये नहीं है कि बच्चों को बड़ा करना मदर का काम है, मम्मी का काम है। हम लोग सब यही देखा है, माना है, देखा ही है ना घरों में कि पापा बाहर जाते हैं कमाने और मम्मियाँ हाउसवाइफ रहती हैं, ये होता। और आज भी भले ही लेडीज़ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, जॉब करें, कुछ भी करें, बट वो कहीं ना कहीं वो चीज़ कहने में सुनने में आ ही जाती है। एक मॉरल प्रेशर होता है, मॉरल प्रेशर है एक्चुअली कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हें। हाँ ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारे बाप ने क्या इतनी चीजें बना के रखी। यू नो, तो पैसा इज ऑलवेज कनेक्टेड टू फादर और परवरिश इज ऑलवेज कनेक्टेड टू मदर। पर वेद क्या बोलता है? अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः। मतलब जो बच्चा है, पुत्र का मतलब लड़का नहीं, पुत्र यानी जो बच्चा है, उसको जो अपना पिता है उसके साथ में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। मतलब जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं आगे, आप अपने पिता के साथ डिस्कस करें, क्योंकि उसके कुछ एक्सपीरियंस हैं। और जो मदर है उसका इमोशनल हमेशा एक्टिव रहेगा, बिकॉज शी गेव बर्थ टू यू ना, तो उसका इमोशनल रहेगा। तो उसके साथ में अपना मन मिला के चले। ये इंस्ट्रक्शन क्यों है कि कहीं अगर मुझे कोई स्ट्रगल फेस हो रहा है, कुछ आ रहा है, तो फादर का एटीट्यूड क्या रहता है? जाओ, मैं खड़ा हूँ पीछे, यू नो, तुम कुछ भी कर सकते हो। पावर से रिलेट करते तो हम फादर को करते हैं, और इमोशन से रिलेटेड करते हैं तो हम मदर को करते हैं। बिकॉज देयर फंक्शन इज लाइक दैट, है ना। तो मदर यदि पैसे भी अर्न करने जा रही है तो भी उसका मन तो वहाँ पर ही मौजूद है, इमोशनली मेंटली वो वहीं प्रेजेंट है। हाँ, अपने बच्चे की लाइफ में। तो जब वो आप मन मिलाकर चल रहे हो माँ के साथ में, मन मिला के चलना मतलब हाँ में हाँ मिलाना नहीं। We are not talking about mama's boy here या daughter, father's daughter here, पापा की परी नहीं। We are talking about a full आइडियल फैमिली। जो आज टिप्स लेंगे हम, तो हमारे लिए कल को हमारे बच्चे ये करेंगे। लोग ना जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि मन मिला के चलना, लोगों को ना अलग वे में ले लेते हैं। जैसे कि वो समझते हैं कि जैसे आपने बोला हाँ में हाँ मिलाना, ना में ना करना, उसको ये पसंद है तो हमें भी ये पसंद। एक्चुअली ये चीज़ नहीं होती मन का मिलना, मुझे जहाँ तक लगता है। ये मन का मिलना नहीं, मन का मिलना शायद ये होता है कि हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ कह दिया, हमने कुछ सुन लिया तो हम पलट के उसको मतलब जवाब दें उल्टा। उसको उसने कुछ कह दिया तो उसको हमको समझना चाहिए कि इसने क्यों कहा। अब ये जो आप चाहिए की बात कर रहे हो, वेद चाहिए पे बहुत फोकस नहीं करता। नेचुरली जो होता है उससे होता है। अगर मेरे और आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो आप कितना भी चाह लो, मेरा एक जो वाइब है ना वो अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए। आप कितना भी मेरे भले की बात कर लो, मैं उसको भला मानूंगी ही नहीं, है ना। तो आपको आपकी जो मदर है और आपका जो फादर है, उससे आपका जो कनेक्शन है वो ये होना चाहिए कि आपका बिहेवियर दोनों के लिए क्लियर हो, इन रिटर्न उनका भी बिहेवियर आपके लिए क्लियर होगा। एंड फादर और मदर के लिए एक और इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, विच इज प्राप्ते षोडशे वर्षे बालोपी मित्रवत आचरित। जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो आप अपने बच्चे को बच्चा मत मानो कि अरे तू 60 साल का भी हो जाएगा तो भी मेरा तो बच्चा ही रहेगा ना। दैट्स व्हाट वी से, आउट ऑफ आवर इमोशन। गलत नहीं है, अगर 16 साल का बच्चा अब 16 साल का है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही तो मॉडर्न पेरेंटिंग में सिखाया जाता है ना कि 16 साल के बच्चे को आप हाथ पकड़ के नहीं चला सकते। उसके अपने थॉट्स हैं, अपनी आइडियोलॉजी है। मैं शायद टिकटॉक पसंद ना करूं, मेरा बच्चा कर रहा है। मैं शायद यूट्यूब कभी नहीं देखूं, मेरा बच्चा यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। आई शुड अप्रिशिएट इट इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग कि नहीं जाओ इंजीनियर बनो, है ना। एक लाइंस भी हैं कि जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसे डांट के समझाओ। एंड ऐसा कुछ है ना, पूरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बच्चा 16 साल के हो जाए तो उसका दोस्त ये पूरा श्लोक है जो मैंने आपको लास्ट वाला इसलिए बताया क्योंकि हम पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ बहुत अच्छा यादें मूवी में बहुत अच्छे से कहा गया, तो इसलिए मुझे याद है ये कि बच्चा 5 साल का हो तो उसे डांट के समझाओ, बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके दोस्त बन जाओ, क्योंकि तब आपकी डांट उस पर असर नहीं करेगी। वो आपका रिबेल बन जाएगा, आपका मतलब विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, इसलिए आप उसके दोस्त बनो। हाँ, मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो 16-17 साल की एज में अपने फादर मदर की सबसे कम सुनते हैं और अपनी फ्रेंड्स की सबसे ज़्यादा सुनते हैं। बहुत वनरेबल रहते हैं कि कोई भी चाहे तो उनको गलत चीज़ें सिखा सके। 16 से 25 साल की एज में बहुत सारी आप उनको डांट के नहीं समझा सकते उस टाइम पे कुछ चीज़। आप उनको
आराम से समझा सकते हैं। आप 5-10 साल के बच्चे को डांट के फटकार के समझा दो कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करोगे तुम। 16 साल टीनेजर बच्चे को तुम नहीं समझा नहीं सकते, समझा उनको तुमको प्यार से ही समझाना, उसमें भी उसकी मर्जी है, उसने समझा तो समझा, नहीं तो टाटा बाय बाय। राइट। तो ये था पेरेंटिंग में जो वेद में आया है। लेकिन जो आप श्लोक बोल रहे हो ना, वो चाणक्य नीति का है। अच्छा। तो किस स्क्रिप्चर से कौन सी चीज़ आई है, ये भी बहुत फर्क पड़ता है। वेद जो रास्ता दिखा रहा है, बाकी स्क्रिप्चर्स उसके अंदर एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे एक ऑफिस है, उसका अगर एमडी है तो उसने वो सारा कुछ क्रिएट किया है आउट ऑफ नथिंग, है ना। ही नोज हिज जर्नी बेटर, उसको पता है क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है। पर अगर मान लो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम लीडर है, न्यू एम्प्लॉइज हैं, तो जैसे जैसे आप जाते चले जाओगे ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम नहीं होती है, बट इट शुड बी अंडर दैट एमडी, क्योंकि उसका विजन है। तो वेद इज लाइक दैट विजन, और चाणक्य नीति उसके अंदर का एक है। तो अगर कोई चीज़ चाणक्य नीति में आई है लेकिन वेद उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो यू शुड नॉट एक्सेप्ट और फॉलो इट, क्योंकि चाणक्य नीति इज समथिंग जो कि चाणक्य ने लिखी कब, आज से कुछ साल पहले। वेद उसके मंत्र टाइमलेस हैं। यहाँ पर ही ट्रांसलेशन आ जाता है कि जो इंटरप्रिटेशन आज आप ले रहे हो, ये आज से 200 साल पहले अलग था, 5000 साल पहले अलग था, और पहले अलग था। वेद क्लेम कि वो हमेशा टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। हो सकता है आज चीज़ हम जो अप्लाई कर रहे हो, आज से आने वाले 10 साल बाद वो चीज़ अप्लाई ही ना हो, या पहले 10 साल पहले अप्लाई ही नहीं होती हो। तो टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती जाती हैं, पर हमारी प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल सेम रहते हैं। आज मैं 500 रुपये खर्च कर रही हूँ, वो 10 रुपये के बराबर है। राइट। आज से जो 20 साल पहले अगर मैं 500 रुपये खर्च करती तो उसमें मैं घर की पूरी ग्रॉसरी लेके आ सकती थी। 10 से 15 साल पहले का ही हम देख लें तो उसमें जो 10 रुपए की वैल्यू थी, आज वो 100 रुपए की वैल्यू है। हाँ, बिल्कुल। जो काम 10 रुपए करते थे वो आज 100 रुपए कर पाते हैं। तो जो हमारा विजन है, जो हम चाहते हैं कि चेंजेस आए, आज जो बच्चे हैं वो कैसे बेटर होंगे, क्योंकि आज वो 5 साल के हैं, कल वो 25 साल के होंगे, राइट। 10 साल बाद में तो उनके चैलेंजेस अलग होंगे। उनके लिए ये फ़ोन, ये सब आपने वो वाला फ़ोन यूज़ किया, नोकिया वगैरह, छोटा वाला बटन्स वाला। बटन्स वाला। आजकल कोई बच्चा उसको बटन की तरह यूज़ करता है। कोई भी अगर उसको बोलो पहले मुझे तो कॉल करना, राइट, कोई बच्चे के सामने कॉल करेगा तो वो ये साइन नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके लिए कॉल ये नहीं है, ये है, है ना। और वो हैंड फ्री यूज़ कर रहा है, तो उसको तो बस वहाँ पे करना है और यहाँ पे कर देना। वो एलेक्सा यूज़ कर रहे हैं, राइट। चीज़ें चेंज हो रही हैं टाइम के साथ। पर एक चीज़ जो चेंज नहीं हो रही है, जिसमें हम ड्वेल कर रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं। रिलेशनशिप वही रहेंगे। आज हमें फैमिली की ज़रूरत है, आज से 1000 साल बाद ही फैमिली की ज़रूरत रहेगी, और पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो अब इसको थोड़ा सा मूव करते हैं इतिहास की तरफ। रामायण, लोग रामायण जानते हैं, क्या है रामायण? रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण भी एक रामायण है, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। एंड ये तो बिल्कुल कोई नहीं जानता है कि वाल्मीकि ने 3 रामायण लिखी थी। एक थी आर्ष रामायण, दूसरी थी आनंद रामायण, तीसरी थी अद्भुत रामायण। तो हम जो रामायण देखते हैं वो कौन सी देखते हैं? जो आप टीवी पे देखते हैं, हाँ, वो मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग है। अच्छा, हाँ। और जो हमारी जो एक बुक आती है जो पूरी बड़ी, रामचरितमानस, वो रामचरितमानस अभी 15वीं उसमें लिखा है। अच्छा। विच इज़ मोर, वो अवधि में है, वो संस्कृत में उसके कुछ श्लोक्स हैं, पर उसका जो टॉपिक है, उसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत नहीं है। हाँ, अवध लैंग्वेज है उसकी। हाँ, और उसमें कई ऐसे इंसिडेंट हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं आए। अब यहाँ पे हम ऑथेंटिसिटी पे बात करेंगे ना, तो गोस्वामी तुलसीदास हुए हैं अभी 15-20 में। वी नो कि ही एक्चुअली हैपन, है ना, लेकिन वाल्मीकि का होना त्रेता युग का बताया जाता है। तो उन्होंने भगवान राम को अपनी आंखों से देखा था। अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि भगवान राम कभी हुए ही नहीं, तो लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दैट। उसके लिए एक अलग टॉपिक है जिसमें कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि नहीं हुए थे फॉर सो एंड सो रीज़न। लेकिन अगर नहीं भी हुए थे, सपोज एक इज जस्ट अ फिक्शनल थिंग, तो लैला मजनू भी तो फिक्शनल है ना। फिर हम उनके पीछे इतने ज़्यादा क्यों वैसी आइडियल स्टोरी बना रहे हैं? तो लेट्स जस्ट टेक इट दैट वे। तो अगर मान लो कि कोई इतना आदर्श बंदा है जिसके कि होने से मतलब अपनी पत्नी को पाने के लिए वो इंडिया से श्रीलंका चला गया, कौन लड़की ये नहीं चाहती आज के दिन? वो भी बाकायदा राम सेतु का निर्माण करके, है ना। हम बोलते 7 समुद्र
पार करके समंदर चला पार गया, करके, एक्चुअली वो चीज थी। ही एक्चुअली डिड इट, है ना। हाँ। तो हमारे यहाँ वो जो लव स्टोरी है, और दैट वाज अ स्टोरी ऑफ मैरिड कपल। वो बात कर रहे थे मैरिज वाली, दूसरे और कैसे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हम जो मैरिज करते हैं आज की डेट में, आउट ऑफ अवर दिल मिल गया करते हैं। आजकल जो थोड़े अवेयर कपल हो गए हैं वो अपना दिमाग भी मिलाते हैं, है ना। हाँ एक्चुअली पहले ये चीज़ गुरुकुल में सिखाई जाती थी। तो एक और मंत्र है जिसका मैं आपको मंत्रांश बता रही हूँ। मंत्रांश इसलिए बता रही हूँ कि पूरा मंत्र अगर बोलूँगी तो वो पूरा टाइम ले लेगा, तो मैं सिर्फ रेलेवेंट हिस्सा बता रही हूँ। इमाम नारीम सुक्रते दधात। मैरिज करने का आपको अधिकार कब है? जबकि आप सुकृत हो। व्हाट इज सुकृत? जिसको पता हो कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ट्रेनिंग लोगे, है ना। जैसे कि मैं अगर वॉरियर बनना चाहती हूँ, बैले डांस करना चाहती हूँ, तो मुझे पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना। हाँ। तब तो होगा, उसके बिना कैसे। तो मैरिज भी एक ट्रेनिंग है, क्योंकि आप उसमें दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट हो रहे हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो केओस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैरिज में तो ऐसा होता ही है यार। मैरिज इज नॉट कि आप झगड़े नहीं करोगे, आप झगड़े करेंगे। इन द एंड ऑफ द डे आपको उसी बंदे में आपका मेंटल जो वो है पीस, वो मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड मैरिज। जर्नी है, परफेक्ट लाइफ नहीं है। तो ये जो भी आप आज की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, बच्चे से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, आपका स्वभाव क्या है, जिसको हम बोलते हैं चातुर्वर्णीय सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाय बर्थ नहीं था, ये स्वभाव से था। स्वभाव से था, कर्म से था, पहले माना जाता था। एग्जैक्टली। आजकल हम कुछ अलग ही चल रहा है, लेकिन हाँ। पहले कर्म से माना जाता था कि ये जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये वर्ड में आते हैं। हाँ। तो जो वैदिक विजडम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो मैं वैदिक लाइफ कोच अपने आप को बोलती हूँ, वो इस सेंस में बोलती हूँ कि जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको संस्कृत लैंग्वेज अकेले नहीं सिखाती हूँ। मैं उसको जो उसका इशू होता है ना, उसको मैं पहले फिगर आउट करती हूँ, एंड उसके बाद में उसको एक स्क्रिप्चर सजेस्ट करती हूँ। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आ रही तो वो एक टूल है समझने के लिए। तो इट्स लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड पूरा सिस्टम। उसके लिए पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है आज, उसके अकॉर्डिंग आप उतना वहाँ अडॉप्ट से कर लीजिए। जरूरी मैं नहीं जाके आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ती ना इंडिया का। जितना हमें ज़रूरत हो उस चीज़ को हम अडॉप्ट कर ले वहाँ से। ऐसा नहीं कि हम पूरा ग्रंथ या पूरी चीज़ ही पढ़ें। हाँ। हमें इस चीज़ में यहाँ ज़रूरत पड़ रही है तो हम उतना पढ़ लेते हैं। ये चीज़ सही है। और बाकी भी रामायण महाभारत जो भी हैं, लिखी हैं नहीं है, जो भी हैं सच हैं झूठ हैं, पर उनमें मेन बात यह है कि उनमें कुछ जो अच्छी बात है वो हमें सीखनी चाहिए, और जो गलत बातें हैं वो उनको हमें उनसे अवेयर रहना चाहिए कि ऐसा हमको नहीं करना है। हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि वो सच है या झूठ है, वो चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें जो अच्छी और बुरी बातें हैं उनको अडॉप्ट करके कि अच्छी बातें हमें करनी है और बुरी बातों को हमको अवेयर रहना है इन चीज़ों से कि ये चीज़ हमें ना ही करनी है और ना ही दूसरों को करने देना है। तो ये चीज़ है। तो मैं एक्चुअली जो अप्रोच रखती हूँ वो ये है कि हमें भक्ति कम्स आफ्टर आपके तर्क खत्म हो जाते हैं। जब तक मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं है सामने वाले के पास में, तब तक मैं ड्वेल करती रहूँगी। सो देयर आर माई स्टूडेंट जो कि क्रिश्चियन हैं। ओके। अब उनको क्रिश्चियनिटी में, मतलब मैंने ज़्यादातर बाहर के लोगों को पढ़ाया, तो जब वो स्टार्ट करते हैं, इवन वो लोग इंदौर आए पढ़ने के लिए, जब मैं सूरत में थी तो सूरत आए पढ़ने के लिए। आई एम इनटू दिस इन 20 ईयर्स अभी, तो बहुत लोगों को मैं भगवत गीता पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन ये कैसे स्टार्ट होता है कि वो उनकी कोई एक सिचुएशन होती है जिसमें वो रियलाइज़ करते हैं नहीं हमको ये पढ़ना है, अब ये हमारी नीड है। और सबसे बड़ा चैलेंज है संस्कृत नहीं आती, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा होता है, उनके पास होती है भगवत गीता। तो मैं उनको जब बताती हूँ तो वो उसको ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। हम पूरे 18 चैप्टर लेते हैं, ऐसे बीच का एक चैप्टर नहीं उठाते, और उसको हम ऐसे समझते हैं जैसे मैंने आपको अनासक्ति योग बताया, विषयों से कैसे अलग करें अपने आप को ये बताया। और यहाँ पे कहीं पर भी संन्यास नहीं है, मतलब आपको संसार नहीं छोड़ना है। व्हाट अदर भगवत गीता टीचिंग, तेन त्यक्तेन भुंजी था, दिस इज अनदर वेद मंत्र दैट आई एम कोटिंग हियर। मतलब मैं संसार में हूँ, सब एंजॉय कर रही हूँ, एंजॉइंग टिल इट्स लास्ट ड्रॉप, लेकिन जब लगे कि अब ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, उस वक्त अपने आप को क्विकली हटा लो। अच्छा लग रहा है इसलिए वहाँ टिके मत रहो। ये कैपेसिटी सीखने की, वही चीज़ समझना, ये यहाँ तक लाइन है, इसके आगे नहीं जाना है। वही चीज़ समझने की बात है ये। दैट्स कॉल्ड बैलेंस एक्चुअली।
तो जैसे कि हमने काफ़ी बात की है संस्कृत के बारे में, तो संस्कृत की एक अपनी ही ब्यूटी है। हम जैसे कि काफ़ी सारे अपने श्लोक पढ़ते हैं, मंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें जैसे कि हम शिव तांडव स्तोत्र को ले लो, जब हम उसको गाते हैं वो एक अलग ही फील आती है, अलग ही वाइब आती है। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृत में ही हमको फील आ रही है बोलने में, हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, बट जब हम एक संस्कृत में हम पूजा पाठ ऐसे हाथ जोड़ के कोई भी करते हैं और जो पूरा संस्कृत में पाठ करते हैं, उसमें एक अलग ही वाइब आती है। हम एक्चुअली अपने आप को कनेक्टेड पाते हैं अपने आप से भी और एक एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से। तो इस बारे में थोड़ा सा एलोब्रेट कर दीजिए आप। संस्कृत की ब्यूटी के बारे में बात करें हम, इसमें क्या होता है कि अक्षर जो है, एक अक्षर या कोई भी जो शब्द हम बना रहे हैं, ये एक धातु से बनते हैं। मूल में कोई धातु रहती है जो स्कूल टाइम पे थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है, मगर इतनी नहीं। तो अगर मान लो कि मेरे पास एक धातु है, गम धातु है ना, या पठ धातु अभी आपने मेंशन किया था, तो मैं उसको लेके आ रही हूँ। पठती पठंती, राइट। अब जो आप पठती पठता पठंती बोल रहे हो, वो वर्ब है। एक्चुअली जब हम स्कूल में थे, ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता था, मजा आती थी। तीता अंती सीता था मीवा, मतलब हाँ। मजे मजे में बहुत अच्छे से किया आप, है ना। तो वो फन है। अब जब आप इसको कैसे आप ये करते हो, मेरे पास एक धातु आई, सबका मूल धातु, जो भी वर्ड्स हैं उसका सबका मूल धातु है। तो पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना। ये आपको मिलेगा पाणिनि के धातु पाठ में कि किस धातु की क्या क्या मीनिंग है। तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास में वो मीनिंग ऑलरेडी है। अब पढ़ने से रिलेटेड आप कितने शब्द बना सकते हो। तो पठती है आपका वर्ब, है ना। पाठ मतलब जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, वो है पाठ। प्रथमा पाठ है, द्वितीय पाठ है, तृतीय पाठ है। पाठक मतलब रीडर, पढ़ने वाला, है ना। और पाठन मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, या पढ़ने की क्रिया, पढ़ने की क्रिया, रीडिंग, है ना। पाठिका नहीं पता, उसी के फीमेल, अच्छा, है ना। ओके। लड़कियों के लिए हम चेंज कर देते हैं, जेंडर चेंज है इसमें, तो वो अलग हो गया। ठीक है। अब ये जितने भी हमने शब्द बनाए हैं, पाठ, पठन, पाठन, पाठक, पाठिका, पठती, ये सब एक ही धातु से बने हुए हैं। तो हमें धातु पता है, तो हमें उसका मीनिंग इजीली समझ में आएगा। अब इसको कंबाइन कर सकते हैं हम। तो जो ब्यूटी क्रिएट होती है वो कैसे होती है कि पठन पाठन में जिनकी रुचि है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये जो ब्यूटी क्रिएट होती है ना, ये हम शब्दों को इधर उधर करते हैं। अभी आप जटाटवी गलत जल बोल रहे हो, है ना। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। फ्लो में नहीं करती मैं, फ्लो में करती हूँ तो क्या होता है कि गाने में ज़्यादा चला जाता है। अर्थ समझने के लिए एक ही अक्षर है, बार बार रिपीट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, मैं नव बोल रही हूँ, मैं वन बोल रही हूँ, दोनों अलग शब्द है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन लेटर सेम है। तो क्या हो रहा है, ब्यूटी क्रिएट हो गई, राइट। तो इससे हम संस्कृत में ब्यूटिफिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलंकार। या किसी भी चीज़ को मैं कैसे पुट करती हूँ, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे म्यूजिक का जिनमें इंटरेस्ट है ना, साथ ही तो नोट है ना हमारे, सा रे गा मा पा धा नि सा, उसको ही कंबाइन कर करके हम सेट ऑफ ये करते हैं और हम उससे ब्यूटी क्रिएट करते हैं। सो द गुड थिंग अबाउट संस्कृत इज कि ये म्यूजिकल है और लॉजिकल भी है साथ में, है ना। लॉजिकल कैसे है कि मुझे बहुत लंबी बात कहनी है, मैं ना एक ही शब्द बोल के उसको कह सकती हूँ। वी वर टॉकिंग अबाउट पठामी। पठामी का क्या मतलब है, क्या आप बोल सकते हो कि वो पढ़ रहा है, वो बड़ा शब्द, बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। नहीं, वो पढ़ रहा है को आप पठामी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि पठामी यूज होता है सिंगुलर और एक पर्सन के लिए, सिंगल क्रिया के लिए, और प्रेजेंट टेंस में। तो अगर मुझे ये बोलना है ना कि दो लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं पठामी नहीं बोल सकती, मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मैं पठामी बोल रही हूँ तो उससे अपने आप एक्सप्रेस है कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। एंड वाई इट्स गोइंग फॉर बोथ जेंडर, क्योंकि संस्कृत में जो वर्ब्स हैं उसका कोई जेंडर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता हिंदी के जैसे, कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं जाता हूँ तो वो मेल जा रहा है, और अगर मैं बोल रही हूँ मैं जाती हूँ तो वो फीमेल जा रही है ना। लेकिन संस्कृत में पठामी मतलब वो चाहे लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है, अगर वो एक पढ़ रहा है और अपने बारे में बात कर रहा है, ये उसकी कंडीशंस हैं, तो आप पठामी बोल के पूरी एक बात बोल, सिंगल वर्ड में आपने पूरा सेंटेंस बोल दिया। दिया। ये चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ।
और जैसे कि विदेशों में, जैसे कि हमारी एंशियंट लैंग्वेज है संस्कृत, प्राचीन हमारी लैंग्वेज है संस्कृत, प्राचीन हमारा जो चिकित्सा है आयुर्वेद, और प्राचीन हमारा जो एक्सरसाइज है योग, ये हम भूल गए थे। लेकिन विदेशों में, फॉरेन में संस्कृत के बड़े बड़े विद्यालय बनाए गए, योग के बड़े बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं, आयुर्वेद का भी काफ़ी प्रचार प्रसार चल रहा है। वही चीज़ें हमको एक मॉडर्निफिकेशन करके एक न्यू वे में, न्यू पैकेजिंग के साथ हमको दे दी गई हैं, और हम उसको अब अडॉप्ट कर रहे हैं। जो चीज़ हमने छोड़ दी थी वो दूसरों ने अडॉप्ट करके हम पे, मतलब हमसे ही हम पे लागू करी हैं वो चीज़ें। तो इस बारे में थोड़ा सा, इस बारे में पहले कुछ ऐड करूँगी। कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम में एक एडवर्टाइजमेंट देखा था मैंने, गोल्डन मिल्क स्टारबक्स में मिल रहा है। हाँ, हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला दूध, ये एडवर्टाइज मैंने भी देखा, और जो मैंने देखा लिटरली 250 का था शायद। घर पे मम्मी बोलते ना हल्दी वाला दूध तो कोई नहीं पिएगा, आप दूसरे में चले हम क्यों पिएंगे हल्दी वाला दूध, बच्चे थोड़ी हैं। और वहाँ स्टारबक्स में 250 का, जब मैंने भी ऐड देखा था मैंने कहा वाह, इसे बोलते हैं गोल्डन मिल्क, इसको बोलते हैं मार्केटिंग, राइट। जो चीज़ हमारी थी, वो हमारी फिलॉसफी, हमको ही पैकेजिंग करके हमें कोई सेल कर रहे हैं वो चीज़, और हम उस चीज़ को फेंक चुके हैं उस चीज़ को कि यार ये तो सब वेस्ट है, और लोग वही चीज़ों से हम पे राज कर रहे हैं दोबारा। शायद ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही किया था, ब्रिटिशर्स ने ऐसे किया था, यूनानियों ने भी। मतलब ये दिस इज़ आवर ओनली वीकनेस कि हम एक टाइम के बाद में ना बहुत अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, करने लगते हैं चीज़ों फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं अपनी चीज़ों को। हाँ, तो जब भी ये टाइम आता है कि अब हमारे पास में इसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो फिर दूसरा आता है, चलो हम वैल्यू कर रहे हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर वही चीज़ पैकेज करके अच्छा सा वो हमको सेल करके चले जाते हैं, वो हमें सेल करते हैं, और हम फिर से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी भी मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। कोई बंदा यहाँ किसी बगल वाले घर में बैठ के बोलेगा मैं संस्कृत सिखा रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा, कितने स्टूडेंट्स उसके पास नहीं जाएंगे, उन्हें लगेगा फ्री की चीज़ है, वर्थ नहीं है, और संस्कृत सीख के क्या ही करेंगे। हाँ। लेकिन वही चीज़ एक प्रॉपर मार्केटिंग के साथ कोई बोलेगा कि इस चीज़ को करने से ऐसा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ, अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ यूज़ करके प्रॉपर मार्केटिंग, अच्छा सा वेन्यू, अच्छी सी जगह, और अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से वो करवा देगा, तो लोग पैसे दे के जाएंगे उसके पास। लोग रिट्रीट में, ये जो रिट्रीट होती है ना, उसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं, और लाखों रुपए खर्च करके वो कहाँ जा रहे हैं, देहरादून, इधर मांडू भी आ सकते हैं, क्योंकि अब तो इंदौर भी डेवलप हो रहा है। लेकिन जो वो लोग सिखाते हैं ना, योगा ट्रेनर्स, और वो अगर सपोज वो विदेश से डिग्री लेके आए हैं, यूएस के, यूके की, वहाँ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, दैट इज़ द एक्चुअली बेट। मतलब हम सिर्फ वो लेबल लगा रहे हैं, लेकिन आप जो ट्रेन कर रहे हो, आपकी जो टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स हमारे यहाँ पे ग्रंथों में लिखे। द ओनली डिफरेंस इज कि वो आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, एलॉबरेट करके, उन्होंने भी रिसर्च करी है अपने तरह से, और वही चीज़ हमको संस्कृत में उन्होंने हमारी चीज़ को रिसर्च करके हम पे लागू कर दिया कि भाई तुमने तो छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं, हमने ले लिया, हमें अच्छी लगी, हमें अच्छी। शायद ताइक्वांडो और जूडो कराटे भी हमारी ही है, हमने छोड़ दिया। स्प्रेड, हाँ, हमने बहुत कुछ छोड़ा है, तो बहुत कुछ छोड़ने के कारण हमको उसकी सज़ा भी मिल रही है। No, it's not like कि हमें लगता है ये तो पुराना हो गया, हम ज़्यादा पे कर रहे हैं गोल्डन मिल्क लाइक। हाँ, मतलब मैं 3 लाख कमा रही हूँ महीने का, ठीक है, अब मैं स्टारबक्स में तो जाऊँगी ना, तो स्टारबक्स में जाऊँगी 3,000 खर्च करके, इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा हो रही है आजकल। लोग 1 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं, फिर भी उन्हें कम पड़ रहा है। पहले घर में एक कमाता था, सब लोग खाते थे, पूरा परिवार। आज घर में 5 लोग हैं, 5 कमा रहे हैं, फिर भी कम पड़ रहा है, वो इसी वजह से पड़ रहा है। ये पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है। पहले हमारे घर में हम अपने लोगों को कुछ पसंद आया, लोग जैसे दास दासियाँ होते थे, उनको उठा के सोने का हार ऐसे ही दे देते थे, क्योंकि हम लोग रिच थे। इट्स नॉट कि गरीबी में सुख है, नो बडी इज सेइंग इट, क्योंकि हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें किसी में भी ये नहीं बोला है कि तुम झोपड़ी में रहो, खाना पीना छोड़ दो, ये नहीं बोला। उन्होंने बोला जितने अमीर बन सकते उतने अमीर बनो, लेकिन आप अपने आप से कनेक्ट रहो। अगर पैसों से अमीर हो तो दिल से भी अमीर रहो, आत्मा से भी अमीर रहो। अमीर होने में कोई समस्या नहीं है, जस्ट बी अ रिच। तो आजकल के रिच क्या है? जिसका घर इंडिपेंडेंट, आजकल रिच को ये माना जाता है कि जिसका ज़्यादा शो ऑफ है वो ज़्यादा रिच है, या जिसके पास महंगी गाड़ी है वो रिच है, भले ही वो गाड़ी ईएमआई पे हो। यस। जिसके पास बड़ा घर है भले ही वो लोन चल रहा हो उस घर का। जिसके पास महंगा फ़ोन है भले ही वो हर महीने ईएमआई जा रही है उस फ़ोन की। जिसका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, जिसका बच्चा भले ही 10,000 की नौकरी कर रहा है पर वो विदेश में नौकरी कर रहा है, तो वो
अच्छी Walmart में रेप्यूटेटेड है वो। अगर असिस्टेंट बना हुआ है तो यदि भी वो ये कोई देश में किसी का बच्चा दुकान पे बैठ के 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है तो भाई वो तो वैल्यूएबल नहीं। क्यों क्यों ही बैठे हो, क्या ही कर रहे हो, नहीं। उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है। वी ऑलवेज अट्रैक्ट फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कि हम लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं। संस्कृत बोलने वाले बिल्कुल ओल्ड ज़माने के। ठीक है, अब पर थोड़ा सा लोगों को चेंज करना चाहिए अपनी थिंकिंग। आई थिंक इंटेलेक्चुअल्स ना हमेशा हम में से ही होते हैं, तो वो चेंज हो रहे हैं, पर ये इतना रेशियो कम है। और इट शुड बी कि हर घर की ये फॉलो होना चाहिए कि जो हम संस्कृत पढ़ते हैं ना, उसमें हम आ से ऊ का बहुत बहुत हम गलत ना करते हैं। संस्कृत या कोई भी हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम मंत्रों को सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं उसको। हम पढ़ते हैं और हो गई पूजा। हम उस चीज़ में लिखा क्या है वो तो समझो। तुम शिव तांडव स्तोत्र तुम पढ़ रहे हो, उसमें उसका मीनिंग तो समझो, उसमें लिखा क्या है, वो कह क्या रहे हम हैं। तो शिव तांडव के शब्द सुन के ही ओवरव्लेम हो जा रहे हैं ना, तो उसके हाँ। आगे कैसे समझेंगे? वही हमें गाने में इतना अच्छा लग रहा था, हमको समझ ही नहीं पा रहे या हमको उसमें। समझना नहीं है कि शब्द। हाँ। और एक्चुअली पता है शिव तांडव इज अ फैशन अभी आज की डेट में, पर अगर मैं किसी को सजेस्ट करूंगी ना तो मैं लिंगाष्टकम सजेस्ट करूंगी पढ़ने के लिए, मानसिक शांति के लिए। शिव तांडव रावण की फीलिंग है, रावण ने गाया था। रावण ने लिखा था, और वो एग्रेसिव है, वो ओन करना चाहता है, आप ओन नहीं करना चाहते। वो कितना भी बड़ा भक्त है भगवान शिव का, लेकिन वो ओन करना चाहता है। आपको समर्पण करना है, आपको आपकी अप्रोच दूसरी है, तो आप फिर उस तरह से जाओ, तो आपको कामनेस ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर ही मीनिंग आती है कि अगर हमको मीनिंग पता है ना, तो हम शब्दों का चुनाव, जैसे मैंने आपको बोला जाओ वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, ये मेरी जो टोन है ये कमांड देने वाली है ना। लेकिन अगर मैंने बोला जाओ वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, राइट, यो प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रावण है उसका नेचर है, उसको तो समझो जिसने लिखा है। क्यों वेद अपौरुषेय बोला जाता है? क्योंकि उसको किसी इंसान ने नहीं लिखा है, तो उसके कोई इमोशंस नहीं है वहाँ पर, इट्स जस्ट फैक्ट एज इट इज़। तो आप कहीं से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि आजकल जो भी दिख रहा है सोशल मीडिया पे उसको इजीली अडॉप्ट ना करें, उसको पहले समझें कि वो क्यों है, क्या है, क्या वो आपके लिए सही है। क्या ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ उस चीज़ के उस पर्सन के लिए सही है तो वो चीज़ आपके लिए भी सही हो। एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग। मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे आपने बोला संस्कृत भी रॉकेट साइंस नहीं कोई है। नहीं, हम पढ़ते थे स्कूल में, कितने अच्छे से पढ़ते थे, एंजॉय करते थे, हाँ। है ना, राइम की तरह गाते थे। अगर आज 2 साल का बच्चा इंग्लिश के राइम्स रट लेता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आपको कितना टाइम लगेगा? लेकिन आपका गोल संस्कृत सीखना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाना। तो रास्ते अपने आप खुलते चले जो जाएंगे। आपके जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनको मतलब ट्रांसलेट किए बिना उनके मूल जो लिखे हुए हैं उनको डायरेक्टली अपने मन को समझने में वो बहुत मतलब किसी और ने ट्रांसलेट कर दिया, उसके बेटर ये है कि आप जो लिखा हुआ है उसको आप डायरेक्टली खुद ट्रांसलेट करो, हाँ। अपनी समझ के द्वारा, तो वो शायद आप ज़्यादा समझोगे उससे। और अच्छा। इसका एक साइंस है, क्योंकि आपकी सारी फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वेद के मंत्र, उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये सब यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं और जब आप वेद पाठ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ऐसे नहीं कि आज कर लिया फिर कल नहीं किया, तो आप अपने आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो अपने आप आपको वो जो इनर अवेयरनेस है वो मिलती चली जाती है। कई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपने महसूस किए होंगे, आप शॉवर नहीं लिए हैं तब तक कि बहुत ये चल रहा है, शॉवर करने गए तो सारे आइडियाज़ वहीं पे आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम पूजा में बैठे हैं, पाठ में बैठे हैं, एकदम से हमें कुछ क्लिक होता है, अरे ये हाँ, ये तो कितना ऐसा इजी था यार, हाँ, ये ऐसे हो सकता है। हाँ। कभी दैट इज द मोमेंट जब आप अपने आप से कनेक्ट। हाँ, हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ हम मतलब ज़्यादा वो नहीं, अपने आप आती है वो चीज़, हम समझते हैं उस चीज़ को, हम अपने आप को समझते हैं, महसूस करते हैं अपने आप को। तो बेसिकली यही है कि ऐसा नहीं है कि संस्कृत सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जो आपकी जो चीज़ें हैं पुरानी, जो इतने वेद मंत्र सब आपको दिया गया है, आपको मतलब एक तरह से सौगात दी गई है, तो उसको थोड़ा तो यूज़ करो, थोड़ा तो यूटिलाइज करो। वेद को भी अब आपको बाद में समझना, बाद में समझोगे कि वेद डायरेक्टली नहीं समझ सकते, बट उसमें जो मेन चीज़ें हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड जो है वो समझो। हाँ। इतनी जो प्रॉब्लम्स है उसको कम से कम ये तो देखो कि उसको वेद में कैसे समझ, जैसे हल्दी वाला मिल्क गोल्डन मिल्क हो गया। गोल्डन मिल्क क्यों है? क्योंकि वो गोल्डन जैसे कलर दिखता है। इट इज गोल्डन बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ प्रॉपर्टी, कि अगर आप हल्दी वाला दूध ले रहे हो तो आपके जो इनर जितने भी वो है वो अपने आप फिक्स हो, सर्दी जुकाम जो कुछ भी सब हो जाएगा, राइट। कोविड में हमने हल्दी वाला दूध पिया है, तो हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इन चीज़ों से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पैकेजिंग पे मत जाओ,
जो दिखावे पे source है, मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। हाँ, मतलब सोर्स समझ लो एक बार, और किसी और की पैकेजिंग में मत समझो, क्योंकि ब्रिटिशर्स आपको अपने पर्पस से समझाएंगे। इंडियंस में भी जो सोसाइटी में जो जातिवाद है ना, वो भी अपने तरीके से समझाएंगे। यू अंडरस्टैंड योर ओन वर्जन। सब अपने मतलब से आपको अपने मतलब के लिए की यूज बातें करना समझ- चाहेंगे, हाँ, तो और आपको बोलेंगे कि ये समझना वेद है। मंत्र ना ऐसा ऐसा बोल हाँ, रहा है। आपको समझना है कि आपके लिए क्या ठीक है, राइट। ये चीज़ सही है। तो हमारा डिस्कशन यही था कि डिस्कशन का मीन्स ये बिल्कुल भी नहीं था कि हम किसी चीज़ को, किसी लैंग्वेज को कम या ज़्यादा बता रहे हैं, बट इतना सा कहना है कि यदि कोई चीज़ हमारे पास जैसे कि हम बोलते हैं पैतृक संपत्ति हमको दी गई है, तो हमको उसको अच्छे से रखना चाहिए संभाल के। तो उसी तरह से हमारी जो भी चीज़ें हैं, आयुर्वेद, योग, संस्कृत भाषा, उसको हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करके अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही सा हमारा टॉपिक था, और मैम ने बहुत अच्छे से हमको बताई काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी, वो आपने इतने अच्छे से समझाई हैं। तो किसी को भी इनसे डायरेक्टली बात करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा, बिल्कुल। और मिलते रहेंगे आप सबसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।